सो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के बारे में, राइट? सो कंटिन्यूइंग आवर डिस्कशन रिलेटेड विथ कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी चलेंगे इंटरप्रेटिंग, इस पार्ट पे हैं इंटरप्रेटिंग लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे उसको इंटरप्रेट करना है रिजल्ट को, राइट? अभी देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट आर। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या चीज है पहले, राइट? सो पहला प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ आर ऑलवेज the value of r is always between -1 and 1 inclusive, right? That is इसका r का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, -1 से +1 के बीच में होगा, इंक्लूडिंग 1, मतलब 1 भी होना चाहिए। that is r will be greater than equal to -1 and less than equal to 1। अप टू 1 भी होगा मतलब, और -1 भी वैल्यू होगा, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि -1 से +1 के बीच में होगा, मतलब 1 हाँ -1 और 1 भी इंक्लूडेड होगा उसमें। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, इफ ऑल वैल्यूज ऑफ आइदर वेरिएबल आर कन्वर्टेड टू ए डिफरेंट स्केल द वैल्यू ऑफ आर डज नॉट चेंज। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मान लो कि ऑल वैल्यूज ऑफ आइदर वेरिएबल, मतलब कि x और y दो वेरिएबल है और सारे वैल्यू को आप ट्रांसफॉर्म कर दो, मतलब या तो कोई भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या किसी चीज से डिवाइड कर दो, राइट? तो एक दूसरे नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब वही बोल रहा है कि ट्रांसफॉर्म कन्वर्टेड टू डिफरेंट स्केल, दूसरे स्केल पे यदि कन्वर्ट कर दो तो भी r का वैल्यू चेंज नहीं होता, r का वैल्यू सेम ही रहेगा। और हर प्रॉपर्टी पे कुछ न कुछ या तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं तो एमसीक्यू बन सकते हैं यदि बनाने वाला चाहे तो ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है आपको ध्यान में रखना है और याद रखना है। द वैल्यू ऑफ r is not affected by the choice of x or y. Interchange all x values and y values, the values of r will not change. इसका मतलब क्या हुआ, r का वैल्यू जो है कि x और y दो आपके पास वेरिएबल है, तो x की जगह पे y यदि यूज कर लिया, उसके डेटा को यूज कर लिया, या y की जगह पे x वाला डेटा यूज कर लिया, कभी भी जो होगा r का वैल्यू चेंज नहीं होगा। वो वही बोल रहा है, इस चॉइस पे नहीं डिपेंड करता, इट्स नॉट अफेक्टेड बाय द चॉइस ऑफ x और y। इंटरचेंज ऑल x वैल्यूज एंड y वैल्यूज एंड द वैल्यू ऑफ r विल नॉट चेंज। समझ गए? फोर्थ क्या है, r मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप। क्या मेजर करता है, strength of linear relationship. It is not designed to measure the strength of a relationship that is not linear. समझ गए? मतलब यदि दो रिलेशनशिप है, एसोसिएशन था जैसे कर्व था, तो उस टाइप के डेटा को मेजर करने के लिए नहीं है आर का वैल्यू। आर का वैल्यू हमेशा लीनियर रिलेशनशिप के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए है। तो पहला काम आपको क्या करना है, जब भी आपको यूज करना है, पहले उसका बॉक्स आपको स्कैटर प्लॉट खींचना है, देखना है कि डेटा जो है उससे होकर के कोई लाइन गुजर सकता है क्या, स्ट्रेट लाइन फिट हो सकता है क्या, राइट? यदि स्ट्रेट लाइन फिट हो सकता है तो ही आर का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तभी जाके करेक्ट होगा। क्लियर? फिफ्थ पॉइंट क्या है, R is very sensitive to outliers। ठीक है, आउटलायर के वैल्यू पे in the sense that a single outlier could dramatically affect its value। मतलब एक भी आउटलायर होगा तो R का वैल्यू सिग्निफिकेंटली चेंज हो सकता है। ठीक है, ड्रामेटिकली मतलब ज्यादा, सिग्निफिकेंट वर्ड यूज नहीं करा। सिग्निफिकेंट वर्ड का यूज स्टैटिस्टिक्स में बहुत सावधानी से करना है, समझ गए?
वो ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे ड्रामेटिक वर्ड ठीक है कि एकदम से बढ़ जाएगा, एकदम से घट जाएगा, ऐसा हो सकता है। ड्रामेटिक इसको बोलते हैं, एकदम से ड्रामा करने लगे आदमी। अभी तक तो सब ठीक था, एकदम से गुस्से हो गए, क्या ड्रामाबाज हो यार, नहीं वैसा, समथिंग लाइक दिस, राइट। अब आएंगे हम लोग कैलकुलेटिंग लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट। हमने बोला था हम लोग इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे 10.2 वाले को, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, 10.2 वाला फॉर्मूला लिख लिया, क्या, सिग्मा जेड जेड वाई divided by n minus 1, where zx denotes the z score for individual sample value of x and zy denotes the score for corresponding sample value of y. अब क्या करना है मुझे, यूजिंग फॉर्मूला 10.2, यही जो 10.2 है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर कोरिलेशन कोएफिशिएंट r फॉर द पावर बॉल जैकपॉट अमाउंट एंड द नंबर ऑफ टिकट्स लिस्टेड इन टेबल 10.1। टेबल 10.1 हमने फिर से यहाँ से रिप्रोड्यूस कर दिया ताकि आपके दिमाग में वो इंप्रेशन रहे कि भाई इस टेबल के लिए हम लोग r का वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं और ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ठीक है जी, आगे चले। गुड, राइट। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ r, सॉल्यूशन क्या बोला, इन इफ मैनुअल कैलकुलेशन आर एब्सोल्युटली नेसेसरी, ऐसा बोल रहे हैं, तो फॉर्मूला 10.1 इज मच इजियर देन फॉर्मूला 10.2। जो पहला वाला जो फॉर्मूला था वो आसान है उसको कैलकुलेट करना, उससे आर का वैल्यू, तो हाथ से ही कैलकुलेट करना है तो आप उसी से कर लो, वो ज्यादा इजी है। बट फॉर्मूला 10.2 जो है, 10.2 जो है, वो हैज एडवांटेज ऑफ मेकिंग इट इजियर टू अंडरस्टैंड हाउ आर वर्क्स। ये लीनियर कोरिलेशन कोएफिशिएंट काम कैसे करता है। सी रेशनल फॉर आर डिस्कस्ड लेटर इन द सेक्शन, कहीं आगे बताएगा, वो हमें आएगा हमारे भी स्लाइड में कहीं ना कहीं। ठीक है, एज इन एग्जाम्पल 2 द वेरिएबल x इज यूज्ड फॉर द जैकपॉट अमाउंट and the variable y is used for number of lottery tickets sold. In the formula 10.2, each sample is replaced by its z score. Correct? For example, using unrounded number, the jackpot has mean, उसका जैकपॉट का मीन हमने यूज कर लिया अनराउंडेड, राउंड कोई राउंडिंग ऑफ नहीं करा, तो आ गया 214.8889 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन उसका आया 70.5061। सो द फर्स्ट एक्स वैल्यू जो उसका 334 जो था इज कन्वर्टेड टू ए जेड स्कोर ऑफ 1.6894 एज शोन बिलो। कैसे जेड स्कोर में कन्वर्ट करते हैं, तो जेड स्कोर कैसे निकालते हैं अच्छे से सीख लो ज्योति। काम आएगा। ZX इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई SX है? तो x का वैल्यू 334 जिसको मुझे कन्वर्ट करना था जेड स्कोर में, और उसको मीन से माइनस कर लिया और किससे क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करना है। तो जेड स्कोर कैसे निकालेंगे, जो वैल्यू जिसका भी जेड स्कोर निकालना है उसको उस मीन से माइनस करेंगे उस डेटा का और डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो ये जेड स्कोर ऐसे बन जाए। यही जेड मैप आपके बनाता है, जो आप लोग जो SPM वगैरह जो ब्रेन से रिलेटेड जो भी काम करते हो वो ऐसे ही बनता है। ओके, टेबल 310 lists the Z score for all of the jackpot amount, see the third column, and the Z scores for all of the number of tickets, see the fourth column. The last column of the table 10.3 list produces ZX और ZX into ZY। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। यहाँ देखो ये जैकपॉट का अमाउंट आ गया, ये है टिकट का अमाउंट आ गया और ये ZX आ गया सबका। वो वैसे ही क्या करना है सबसे पहले इसका मीन ले लेना है, राइट, और एक
334 माइनस इसका मीन डिवाइडेड बाई ये पूरा इसके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करते जाएंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। उसी तरह से 127 माइनस अनदर पॉइंट, राइट, उसका मीन डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो ये वैल्यू दूसरा आ जाएगा जेड स्क्वायर। तो उसी तरह से ये वाई का ये बनाया और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है सर। तो ये जेड एक्स इंटू जेड वाई आ गया और ये सारे को जोड़ लिया तो सिग्मा बन गया, तो ये वैल्यू आ गया इतना 7.57, राइट। और ये वैल्यू आर का वैल्यू निकल गया, ये सिग्मा जो था ये वैल्यू यहाँ लिख दिया और n-1 कितना डेटा पॉइंट था देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो n-1। इसमें देखो डेटा पॉइंट में दोनों जोड़ के नहीं हो रहा है, 9 9 18 नहीं लिखना, पेयर है कितने, हाँ तो 9, ठीक है सर, करेक्ट, ओके, राइट। तो हमने क्या किया यहाँ पे यही चीज लिखा कि जो हमें वैल्यू मिला था r इज इक्वल टू 0.947, we now proceed to interpret the value of r is equal to 0.947 from the 9 pairs of the data listed in table 1, and our goal in this section is to decide whether there appears to be a linear correlation coefficient between lottery jackpot amounts and the number of tickets sold। मतलब बेसिकली हमारा मेन गोल क्या है, ये देखना है, डिसाइड करना है कि दोनों के बीच में वो लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट है कि नहीं है, राइट। यूजिंग द क्राइटेरिया गिवन प्रीसीडिंग की एलिमेंट बॉक्स वी कैन बेस आवर इंटरप्रिटेशन ऑन पी वैल्यू या क्रिटिकल वैल्यू पे, राइट। हमने पी वैल्यू और क्रिटिकल वैल्यू ऑलरेडी हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसी के बेसिस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है। चलते हैं एग्जाम्पल अगेन, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आ रहा है। यूजिंग वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 0.947 फॉर द 9 पेयर्स ऑफ डेटा इन टेबल 10.1 एंड यूजिंग सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो क्या है, 0.05 है। इज देयर सफिशिएंट एविडेंस to support a claim that there is a linear relationship between the Powerball jackpot amounts and the number of tickets sold, है या नहीं, रिक्वायरमेंट चेक, पहला चीज क्या क्या चीज चेक करनी है, राइट। द डेटा आर ए सिंपल रैंडम सैंपल, सो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज सेटिस्फाइड। हमेशा देखो रैंडम सैंपल होना चाहिए, क्योंकि रैंडम सैंपलिंग जो है वो एक तरीका है जिससे जो भी हम सैंपल लेते हैं वो पॉपुलेशन का रियल रिप्रेजेंटेशन हमें मिल पाता है। दिस इज द बेस्ट वे, जो भी अभी तक लोगों को पता है। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, सेकंड रिक्वायरमेंट ऑफ ए स्कैटर प्लॉट शोइंग ए स्ट्रेट लाइन पैटर्न इज सेटिस्फाइड। तो पहला देखना है कि रैंडम सैंपल था या नहीं था, दूसरा में स्कैटर प्लॉट खींचा, उसमें स्ट्रेट लाइन पैटर्न दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सी द स्कैटर प्लॉट 10.9, वो तो हम लोग देख चुके हैं, राइट। थर्ड क्या था, स्कैटर प्लॉट एंड ऑल्सो शो दैट द थर्ड रिक्वायरमेंट नो आउटलायर। 3 होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट बन गए आपके, पहला रैंडम सैंपल होना चाहिए, दूसरा स्ट्रेट लाइन स्कैटर प्लॉट पे स्ट्रेट लाइन पैटर्न दिखना चाहिए, तीसरा क्या, कोई आउटलायर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज में देखा कि आउटलायर होगा तो वो r के वैल्यू को ड्रामेटिकली चेंज कर सकता है। वेरी नाइस, राइट। सो वी कैन बेस आवर कंक्लूजन अबाउट कोरिलेशन ऑन आइदर p वैल्यू एसोसिएटेड विथ फ्रॉम द टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल वैल्यू फ्रॉम द टेबल, इतना, राइट। यूजिंग p वैल्यू टू इंटरप्रेट r, यूज p वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस लेवल एज फॉलो। यदि p वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू अल्फा है तो क्या, सपोर्ट्स द क्लेम ऑफ लीनियर कोरिलेशन, हम लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं एक क्राइटेरिया। इफ p वैल्यू इज लेस देन अल्फा इट सपोर्ट्स ए क्लेम ऑफ लीनियर कोरिलेशन, एंड इफ p वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फा डज नॉट सपोर्ट द क्लेम ऑफ लीनियर कोरिलेशन, करेक्ट। सो
ठीक है, ये तो कुछ आर का यहाँ पे दिखा रहा है, कुछ वो एक स्टैट डिस्क जो टेक्नोलॉजी जो नहीं बोल रहा था उसमें कि सॉफ्टवेयर, हाँ सॉफ्टवेयर का रिजल्ट यहाँ पे दिखाया है कि देखो कोरिलेशन कोफिशिएंट आर का वैल्यू ये है और क्रिटिकल वैल्यूज भी वो बताता है यहाँ पे, राइट, और पी वैल्यू भी बताता है। तो पी वैल्यू कितना है, डिस्प्ले द पी वैल्यू कितना 0.0000001, right, because the p value is less than or equal to significance level 0.05, तो 0.05 से तो काफी छोटा है, 0.0001, right. We conclude that there is sufficient evidence to support the conclusion that there is a linear correlation between power lottery jackpot amount and the number of tickets sold. मतलब इसके बीच में sufficient event है, मतलब significant correlation है, depending on the p value। हो गया। Now using the table A6 से interpret करना है। Consider critical values from the table being both positive and negative. Draw a graph similar to 10.3, right? On the next page जो भी है, on the next page for the pair of 9 pairs of the data, ये जो टेबल 10.1 में जो हमें दिखाया था, टेबल A6 yields a critical values of R is equal to 0.666, right? टेक्नोलॉजी से यहाँ से भी जो आया था क्रिटिकल वैल्यू यही आया था 66638, 3 तक बोला था राउंड ऑफ करने के लिए, तो इतना ही है, राइट। we can now compare the computed value R is equal to 0.946 to the critical values of this shown in figure 10.3। आगे चलते हैं। Correlation, if the computed correlation coefficient R lies in the left or right tail region at or beyond the critical values for that tail, we conclude that there is a sufficient evidence to support the claim of linear correlations। तभी बोलना है कि linear correlation है, वो वही वाली बात, right? No correlation में if computed correlation coefficient lies between the two critical values, conclude that there is not sufficient evidence to support the claim of linear correlation, correct? Because figure 10.3 shows that the computed value of R is equal to 0.947 lies beyond the upper critical value, we conclude that there is a sufficient evidence to support the claim of linear correlation between the Powerball jackpot amounts and the number of tickets sold। Continued। देखो ये यही वाला था, राइट, क्योंकि हाँ ये नो कोरिलेशंस वाला में आ गया, इसलिए हमने इसको बोल दिया कि सपोर्ट करता है, राइट। It appears that there is a linear correlation between lottery jackpot amount and the number of tickets sold. It appears that higher jackpots corresponds to more tickets sold. In addition to the number, common sense and critical thinking also supports this finding, right? Although we have found a linear correlation, we should not conclude that one of the variable is cause of the other। एक बात, ये एक important मुद्दा है, क्या वो बोल रहा है कि हमें लीनियर कोरिलेशंस तो मिला, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, ये we should not conclude that one variable is cause of the another। मतलब ये वेरिएबल में जो कुछ भी हो रहा है उसके चलते दूसरा चीज हो रहा है, मतलब एक्चुअल में उसका हो सकता है कि ये नंबर में रिलेशनशिप तो आ गया, आर का लीनियर रिलेशनशिप है, लेकिन उसका कॉज नहीं हो सकता, एक वेरिएबल दूसरे का कॉज होए, एक कोई जरूरी नहीं है, पहली चीज। It is reasonable to believe that the larger jackpots cause higher ticket sales, but that belief is not justified by the statistical analysis. Correlation does not imply causation। ये लाइन एक इम्पॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है, ठीक है।
आगे चले, ये वाला तो आप लोग समझ ही चुके हो, ये तो ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं। अब देखो एक आता है स्पूरियस कोरिलेशन, राइट। स्पूरियस कोरिलेशन क्या होता है, ये यहाँ पे इन्होंने एक दे दिया, दो माइग्रेन डिवोर्सेस, राइट, मार्ग्रेन, कंजम्पशन एंड डिवोर्स, उसके बीच में कोई भी मान लो, कोई भी दो डेटा पॉइंट्स है, आप ऐसे समझ लो, राइट। हियर आर द की पॉइंट्स ऑफ टेबल ये 10.4, द रिक्वायरमेंट अपीयर्स टू बी सेटिस्फाइड। रैंडम सैंपल लिया, दूसरा क्या था रिक्वायरमेंट, आउटलायर नहीं होना चाहिए, यस पहला चीज, हाँ, कि उसका बीच का स्ट्रेट लाइन देखना चाहिए। A scatter plot shows a very clear pattern of points that is close to a straight line pattern and there are no outliers. The linear coefficient R का वैल्यू आया 0.993, P वैल्यू 0.0, क्रिटिकल वैल्यू इतना आया, करेक्ट, ठीक है। R इज इक्वल टू प्लस माइनस ये आ गया इतना, एस्यूमिंग दैट इतना सिग्निफिकेंस लेवल है, राइट। सो व्हाट यू कंक्लूड, पूछा है इज देयर कोरिलेशन, क्वेश्चन पूछा है इज देयर ए लीनियर कोरिलेशन, आप क्या कंक्लूड कर रहे हो? Based on these results, we should support a claim that there is a linear correlation between Margrain consumptions and the divorce rate in Maine. पता नहीं क्या बोले, Maine, पता नहीं इसका क्या उच्चारण होगा, जो भी हो, but come on. Common sense strongly suggests that there is no real associations between those two variables. ठीक है, it would be totally ridiculous to argue that one of the variable is the cause of the other. Statistics is so much more than blindly running data through the formulas and procedures. It requires critical thinking. मतलब वहां पे फॉर्मूला लगाओ, ये करो, लेकिन आपको सोच के देखना है। इट कोई जरूरी नहीं है कि वो रियली जो होगा कि एक दूसरे का कॉज हो, लाइक कि वन वेरिएबल इज द कॉज ऑफ द अदर। ए स्पूरियस रिलेशनशिप जो है इज ए कोरिलेशन दैट डज नॉट हैव एक्चुअल एसोसिएशंस, एज इन एग्जांपल 5. A spurious relationship, a spurious correlation will become more common with the increased use of big data, and they are more likely to occur with time series data that have the similar trend. ठीक है जी? Spurious correlation क्या होगा? It does not have the actual associations. तो उस टाइप के कोरिलेशंस को क्या बोलेंगे? स्पूरियस कोरिलेशन बोलेंगे, ठीक है, करेक्ट। इंटरप्रेटिंग आर एक्सप्लेन्ड वेरिएंस, अब वेरिएंस को बीच में लेके आ रहा है। इफ वी कंक्लूड दैट देयर इज ए लीनियर कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, we can find a linear equation that expresses y in terms of x, and that equation can be used to predict the value of y for a given value of x. मतलब ये बोल रहा है यदि हमें लीनियर रिलेशनशिप मिल रहा है, लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट आर का वैल्यू निकाला, बहुत ज्यादा आ गया, 90% आ गया, अबव 90% आया, और लीनियर रिलेशनशिप है, मतलब लीनियर डेटा फिट कर सकते हो, तो एक इक्वेशन बन जाएगा। तो y के वैल्यू को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ y, राइट, लाइक y इज इक्वल टू mx प्लस c, इस टाइप का फॉर्मूला बन जाएगा। तो x का वैल्यू प्लग इन करोगे तो y का वैल्यू आपको मिल जाएगा। इन द सेक्शन 10.2 we will describe a procedure for finding such equations and show how to predict the value of y when given values of x. But a predicted value of y will not necessarily be the exact result that occurs, because in addition to x there are other factors affecting the y, such as random variations and other characteristics not included in the study. ये क्या बोल रहे हैं कि जो जैसे मान लो कि हमारा रिलेशनशिप तो मिल गया y और x के बीच में, y इज इक्वल टू mx प्लस से, तो आप x का वैल्यू बोल रहे हैं कि आप प्लग इन करोगे
तो y का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होगा नहीं कि एग्जैक्ट वैल्यू मिले, क्योंकि x का वैल्यू तो आपने डाल दिया, और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जैसे रैंडम वेरिएशंस, वो इफेक्ट करेंगे। तो जो भी आप प्रिडिक्ट करने का इक्वेशन बनाओगे और पॉपुलेशन पे अप्लाई करने चलोगे तो वो एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑफ रैंडम वेरिएशंस और अदर फैक्टर्स जो उस चीज को, वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करते हैं। बोला इन सेक्शन 10.3 वी विल present a rational and more detail about this principle. The value of r square is the proportion of variation in y that is explained by the linear relationship between x and y. ये r स्क्वायर का वैल्यू भी कोट होता है, r की जगह पे r का तो पॉजिटिव और नेगेटिव माइनस होता है, लेकिन कई बार क्या है उसमें होता है आर स्क्वायर का वैल्यू लोग लिखते हैं, उसी को स्क्वायर करके लिख देते हैं, तो पॉजिटिव निगेटिव खत्म हो जाता है, आर स्क्वायर में निगेटिव खत्म हो जाएगा। तो लेकिन आर स्क्वायर का वैल्यू करता क्या है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकता है, करेक्ट ना। द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज द प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस इन y that is explained by the linear relationship between x and y। ठीक है जी, ये लाइन याद होना चाहिए। पूछना है? नहीं, रट्टा मार लेते हैं एक बार। द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज द प्रोपोर्शन ऑफ the variance in y, proportion of the variance in y that is explained by the linear relationship between x and y. So the value of r square is the proportion of variation in y, proportion of variation in y that is explained by proportion of variation in y that is explained by linear relationship between x and y। सही है, चलो जी। एक्सप्लेन वेरिएंस, अब यहाँ पे वही पेयर ले लिया, आर का वैल्यू बेसिकली स्क्वायर कर दिया, वो बोला है कि व्हाट प्रोपोर्शन, क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये भी ना ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन बन सकते, जैसे मान लो कहीं दे दिया कि डेटा इतना पेयर ऑफ डेटा था, उसका आर का वैल्यू ये था, और क्वेश्चन बना सकता है व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस right in the number of tickets sold can be explained by variance in jackpot amount, करेक्ट। तो r का वैल्यू सीधे स्क्वायर कर देना, जो वैल्यू आएगा वो आंसर, उस फॉर्मूला का यूज हो गया। ठीक है, इंटरप्रिटेशन, वी कंक्लूड दैट 0.897 about 90% of the variation in number of tickets sold can be explained by linear relationship between the jackpot amount and the number of tickets sold. This implies that about 10% of the variation in number of tickets sold cannot be explained by the linear correlation between the two variables. मतलब ये वैल्यू देख करके ये तो पता चल गया कि 90% तो एक्सप्लेन हो सकता है कि जो y में जो भी वेरिएशंस हो रहा है by looking at the linear correlations between the x and y, लेकिन 10% जो है वो नहीं हो सकता। ठीक है, इंटरप्रेटिंग r with causation, मतलब cause है, don't go there, क्या बोल रहा है। In example 4 we concluded that there is a sufficient evidence to support the claim of linear correlation between lottery jackpot amount and the number of tickets sold. We should not make any conclusion that includes a statement about a cause-effect relationship between the two variables. We should not include that an increase in the jackpot amount will cause ticket sale to increase। ये लाइन दिमाग में बिठा के रखना है, एक काम की चीज है। सही बात, राइट। सो कोरिलेशन डज नॉट imply
कैजुअलिटी, कॉजिलिटी, सॉरी कैजुअलिटी, सॉरी कॉजिलिटी है, कॉजिलिटी है, सही है। अच्छा, देखो ऐसे से बोलते बोलते भी मैं भी इंप्रूव हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है, हैं? गुड, आगे चलें। ठीक है जी, इसको खत्म कर दे क्या? चलो, कॉमन एरर्स इन्वॉल्व कोरिलेशन। क्या क्या कॉमन एरर्स इन्वॉल्विंग कोरिलेशंस, क्या क्या गलतियां होती हैं? हियर आर 3 ऑफ द मोस्ट कॉमन एरर्स मेड इन इंटरप्रेटिंग रिजल्ट इन्वॉल्विंग कोरिलेशन। पहला एरर, assuming that correlation implies causality है? अच्छा, सही है, ये तो हम लोग कर चुके हैं, तो हम फिर इसको नहीं डिस्कस करते, ठीक है, ये हमारे लिए क्लियर पॉइंट है। दूसरा, यूजिंग डेटा बेस्ड ऑन एवरेजेस, यूजिंग डेटा बेस्ड ऑन एवरेजेस, ये क्या बोलते हैं? एवरेजेस सप्रेस इंडिविजुअल वेरिएशंस एंड मे इन्फ्लेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है, तो एवरेज वाला नहीं लेना है हमें, इंडिविजुअल वेरिएशंस का एवरेज, वो बोल रहे हैं एवरेजेज सप्रेस इंडिविजुअल वेरिएशंस एंड मे इन्फ्लेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। One study produces a 0.4 linear correlation coefficient for pair data relating income and education among individuals, but the linear correlation coefficient became 0.7 when regional average were used। मतलब कि इंडिविजुअल इनकम जो ले रहे हो और कुछ लोगों का ग्रुप का एवरेज यदि लेकर के आप बना रहे हो, तो वहां पे लीनियर कोरिलेशन जो होगा वो गड़बड़ आ सकता है। Ignoring the possibility of non-linear relationship. If there is no linear correlation, there might be some other correlation that is not linear। वो चीज ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो लोग बोल देते हैं कि मतलब ठीक है, हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, नॉन लीनियर, इग्नोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉन लीनियर रिलेशनशिप, मतलब कि लीनियर कोरिलेशन कोएफिशिएंट तो निकाला हमने, तो मान लो कि यदि हमें उसका कुछ वैल्यू नहीं मिला, लेकिन हो सकता है कि ग्राफ से देखोगे तो वो एसोसिएटेड हैं, राइट, तो करेक्ट, तो लीनियर नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि कोई दूसरे नॉन लीनियर रिलेशनशिप हो, लेकिन हम लोग इग्नोर कर देते हैं कोरिलेशन जब निकालते हैं। फिर अब आ जाओ पार्ट 2 की बात, फॉर्मल हाइपोथेसिस टेस्ट। ठीक है, अब हम लोग इससे अभी हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं, फिर इससे आगे का स्लाइड जो होगा वो दूसरे लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सर।